गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो इनसाइट्स। तो चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये है पार्ट नंबर 3। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो रेप्लिकेशन क्या है? रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिका बनाना, रेप्लिका मतलब कॉपी। ठीक है, तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? कॉपी फॉर्म करना। किसकी कॉपी फॉर्म करनी है? यहाँ पे हमें डीएनए की कॉपीज़ बनानी है। तो पहले तो जो ह्यूमन जीनोम है वो कितना बड़ा है? उसका साइज है 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स। यानी कि जो हमने पहले बेस पेयर्स के बारे में पढ़ा था कि एक ये जो टर्न होता है इसमें 10 बेस पेयर होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे टर्न्स होते हैं और जो टोटल बनता है वो बनता है 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स की लेंथ। ठीक है, तो जो इकोलाई का जो डीएनए है उसके 4.6 बेस इंटू 10⁹ बेस पेयर्स के उसकी लेंथ होती है कुछ, तो उसके कंपैरिजन में ह्यूमन जीनोम काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे ये आपको एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए शो किया हुआ है। हमारा जो जीनोम है, जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। उसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, इस तरीके से पेयर्ड होते हैं और ये एंटी पैरेलल पेयर्ड होते हैं कि एक अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है तो दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम अरेंज्ड होगा। ठीक है, तो अगर इसकी हमें कॉपी करनी है, अभी हमने इस अर्लियर वीडियो में ये देखा कि जो रेप्लिकेशन का जो नेचर है वो है सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि जो डॉटर फॉर्मेशन होता है डॉटर डीएनए का, वो कैसे बनता है कि एक स्ट्रैंड तो पेरेंट का होगा और दूसरा न्यू स्ट्रैंड होगा, जो न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। ठीक है, तो उसके लिए इसको अगर सिंथेसाइज करना है नए डीएनए को, उसके लिए इसको पहले अनवाइंड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? इसको अनवाइंड होना पड़ेगा, यानी खुलना पड़ेगा। अनवाइंडिंग बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे कुछ आपके मशीनरी, जो ये पूरा एक मशीन टाइप का एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स यूज़ होते हैं। ठीक है, वो एंजाइम्स पूरे प्रोसेस को असिस्ट करते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं इस पूरे प्रोसेस के, जो बहुत डिटेल्स है इसकी। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस डीएनए की अनवाइंडिंग होगी, यानी कि इसकी ओपनिंग होगी। वो ओपनिंग कौन करती है? वो एक एंजाइम करती है जिसका नाम है हेलिकेज। हेलिकेज वो एंजाइम है जो इस डीएनए को सेपरेट करती है 2 अलग अलग स्ट्रैंड्स में। ठीक है, इस तरीके से इसको सेपरेट करती है। अच्छा, अब जो ह्यूमन डीएनए है, अभी हमने देखा उसकी लेंथ कितनी ज़्यादा है, तो पूरे लेंथ को हम एक साथ नहीं ओपन कर सकते। तो इसलिए क्या होता है, सिर्फ कुछ पोर्शन जो है उसको ओपन किया जाता है और वहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और जैसे जैसे वो प्रोसेस आगे होता जाता है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हेलिकेज इसको भी ओपन करती जाएगी और ये कॉपी होता जाएगा। ठीक है, तो ये जितना रीजन जो ओपन होता है रेप्लिकेशन के लिए, जो अवेलेबल होता है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क जो है ये कैसे बनता है? हेलिकेज आके इसको ओपन करता है। हेलिकेज के बाद अब जब ये डीएनए ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एंजाइम आती है, ये जो स्ट्रैंड बनना है वो स्ट्रैंड कौन बनाएगा? उस स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करेगी पॉलीमरेज। कौन सी एंजाइम करेगी? वो है पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेगी, सिंथेसिस करेगी। पॉलीमरेज क्या होती है? जो पॉलीमर बनाती है। किसका पॉलीमर? डीएनए का पॉलीमर बनना है तो उसका नाम क्या होता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कि डीएनए डिपेंडेंट है और डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि वो डीएनए के टेम्पलेट पे डिपेंड कर रही है। अगर टेम्पलेट होगा तभी वो काम करेगी, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट है। और डीएनए पॉलीमरेज क्यों? क्योंकि डीएनए से ही डीएनए का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, तो ये जो पॉलीमरेज होती है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं पॉल। ये पॉलीमरेज जो है ये एक डायरेक्शन के स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर सकती है। किसको? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के स्ट्रैंड को ही सिंथेसाइज कर सकती है। उसकी एक ये प्रॉब्लम है कि वो, अगर हम चाहें कि वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम का स्ट्रैंड सिंथेसाइज करे तो वो नहीं कर सकती। वो सिर्फ 5 टू 3 प्राइम को सिंथेसाइज कर सकती है। अब देखा जाए तो ये दोनों अलग अलग पोलैरिटी के हैं जो हमारे पेरेंट स्ट्रैंड है। एक आपका ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम जा रहा है, एक आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 के ऑपोजिट में 5 का सिंथेसिस होगा, तो ये 5 टू 3 प्राइम तो आराम से सिंथेसाइज हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 टू 5 होना है। ठीक है, बट ये जो पॉलीमरेज है ये सिर्फ 5 टू 3 ही बना सकती है, इसलिए 5 टू 3 बनाएगी, बट ये इस तरीके से टुकड़ों में बनाएगी उसे, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगी, इसलिए जो यहाँ पे सिंथेसिस होगा वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में होगा। और इन छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को क्या बोला जाता है? इनको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं ना, इन्हें कहते हैं ओकाज़ाकी
फ्रैगमेंट्स। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स क्यों? क्योंकि जो साइंटिस्ट है जिसने इसके बारे में बताया था, जिन्होंने इसके बारे में बताया था, उनका नाम था ओकाज़ाकी, तो उनके नाम पे ही इन्हें रख दिया गया ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। अब ये सिंथेसिस होने के बाद ये जो स्ट्रैंड्स हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, ये स्ट्रैंड्स जो हैं इनको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बन पाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करने का काम कौन करता है? वो करती है लाइगेज। जो ये थर्ड एंजाइम है लाइगेज, वो इसको जोड़ने का काम करती है। अच्छा, जो पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इसकी एक और क्वालिटी है, एक और खासियत है कि ये कोई भी किसी भी टाइप के एरर को डिटेक्ट कर सकती है। अगर इस डीएनए में कोई बेस पेयर है, लेट्स सपोज यहाँ पे ए है और ए की पेयरिंग हमें पता है कि टी के साथ होती है, बट यहाँ पे टी की बजाय यहाँ पे जी है, तो वो इसको डिटेक्ट कर लेगी और इसको जी को रिप्लेस कर देगी या तो टी से। ठीक है, तो यहाँ पे जी को रिप्लेस कर देगी टी से और इस पेयरिंग को करेक्ट कर देगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये होती है पॉलीमरेज में। तो पॉलीमरेज इसलिए प्रूफ रीडर के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि ये प्रूफ रीडिंग भी करती है। अब इतना बड़ा साइज है डीएनए का, तो कहीं पे एरर्स तो आ ही सकते हैं, तो बहुत ही एरर प्रोन प्रोसेस है ये। तो उन एरर्स को चेक करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है पॉलीमरेज की। ठीक है, तो पॉलीमरेज साथ साथ सिंथेसिस पॉलीमराइजेशन करने के साथ साथ वो प्रूफ रीडिंग भी करती है, और जहाँ भी एरर होता है उसको कट करके वहाँ पे रिप्लेस किया जाता है, और बाद में रिप्लेस करने के बाद जो लाइगेशन का काम है वो लाइगेज कर देती है। साथ साथ लाइगेज या ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को भी लाइगेट करती है। तो ये इस तरीके से रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है वो आपका कैरी आउट होता है। फिर रेप्लिकेशन के बाद आता है जो नेक्स्ट प्रोसेस है, वो है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रेप्लिकेशन के बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो डीएनए है, अब वो डीएनए एक बार कॉपी हो चुका है। ठीक है, अब क्या होगा? इससे बनेगा आरएनए, और वो भी कौन सा आरएनए? एमआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए, जो कि मैसेज कैरी करेगा। कौन सा मैसेज? कि किस टाइप का प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, और वो आगे जाके फिर प्रोटीन बनाता है। उसके लिए जो प्रोसेस होता है वो होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो एमआरएनए का जो सिंथेसिस है यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, वो कैसे होता है? डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, जैसे हमने अभी देखा यहाँ पे। एक होगा आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा होगा आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो पहले तो जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो हम इस डीएनए को कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं। इसके 3 रीजन्स होते हैं डीएनए के। ठीक है, हम इस तरीके से इसको अरेंज करते हैं। एक बनेगा आपका ये वाला रीजन, एक बनेगा आपका ये वाला रीजन, और एक आपका ये सेंट्रल रीजन है। ठीक है, तो इस रीजन को बोलते हैं प्रमोटर, इसको बोलते हैं टर्मिनेटर। ये प्रमोटर रीजन है, ये टर्मिनेटर रीजन है, और जो ये बीच में एरिया है ये है आपका स्ट्रक्चरल जीन। ये एक्चुअल जीन है जिसमें इंफॉर्मेशन है प्रोटीन के बारे में। इस स्ट्रक्चरल जीन का ही आपका एमआरएनए बनता है। अब प्रमोटर और टर्मिनेटर का क्या काम है? प्रमोटर वो साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हुआ। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी इसमें, वो है ओराई। ओराई क्या होता है? ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क कहाँ से बनेगा? क्या ये डीएनए में कहीं भी किसी भी जगह से डीएनए ओपन हो जाएगा? नहीं, एक जगह होती है, एक ऐसी साइट होती है जिसको बोलते हैं ओराई, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वो साइट है जहाँ से जहाँ से रेप्लिकेशन का ओरिजिन होगा। तो वो साइट फिक्स होती है और उसी एक साइट से रेप्लिकेशन का स्टार्ट होता है। ठीक है, उसी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे एक रीजन होता है, इसको बोलते हैं प्रमोटर रीजन। वो प्रमोटर रीजन से ही आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, वहीं से ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट किया जाता है, और प्रमोटर के बाद ये पूरा स्ट्रक्चरल जीन जो है, इस जीन को डीएनए से आरएनए में कॉपी किया जाएगा, और जो टर्मिनेशन साइट पे आपकी एंजाइम्स पहुंचेंगी तो यहाँ पे प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि एंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही रोल है इनका। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को ये तीन रीजन्स के तरीके से डिवाइड कर रखा है कि पहला आपका प्रमोटर रीजन होता है जो आपका रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है, और आपका जो स्ट्रक्चरल जीन है वो आपका एमआरएनए में कॉपी हो जाता है, एमआरएनए की फॉर्म में, और बाद में जब वो टर्मिनेशन साइट पे आपके एंजाइम्स पहुंचते हैं तो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। ओके,
तो जैसे ही प्रमोटर पे रिकग्निशन मिलता है पॉलीमरेज को, जैसे ही पता चलता है कि हाँ ये प्रमोटर साइट है, तो प्रमोटर के जस्ट नेक्स्ट आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होता है, वो साइट जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं TSS साइट। तो प्रमोटर के जस्ट नेक्स्ट आपके TSS साइट होती है, जहाँ पे जो पॉलीमरेज है वो पॉलीमरेज आके वहाँ पे अटैच हो जाती है, ठीक है। जो पॉलीमरेज यहाँ पे यूज़ होती है वो होती है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। पहले थी DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, क्योंकि DNA से DNA बनाना था, बट अब DNA से RNA बनाना है तो क्या होगी, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। साथ ही साथ इसके एक फैक्टर भी इंक्लूडेड होता है जिसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर, ठीक है। ये सिग्मा फैक्टर पॉलीमरेज के साथ कंबाइन होके यहाँ पे लोड होता है, यहाँ पे अटैच होता है और फिर यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करता है। जैसे ही थोड़े से स्ट्रैंड सिंथेसाइज होते हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज होने के बाद ये जो सिग्मा फैक्टर है यहाँ से ये हट जाता है, ठीक है, और फिर आगे ये प्रोसेस कैरी आउट होता है और mRNA का सिंथेसिस होता है। अब ये जो सिंथेसिस होगा, ये सिंथेसिस किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा, यानी कि जो आपका टेम्पलेट होगा वो टेम्पलेट क्या होना चाहिए आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्योंकि 3 to 5 होगा तभी 5 to 3 का सिंथेसिस होगा। इसीलिए हमारा जो ये जो आपका प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर साइट है, इसके अलावा भी एक और चीज़ होती है, इसको बोलते हैं, जिसमें दोनों स्ट्रैंड्स का अलग अलग नाम दिया गया है। क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, यानी कि वो स्ट्रैंड जो कि टेम्पलेट की तरह काम करेगा, जिससे हम डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेंगे, mRNA की स्ट्रैंड, उसको बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसके अलावा जो दूसरी स्ट्रैंड है जिसका यूज़ नहीं होगा उस टाइम पे, उसे बोलेंगे, लेट्स सपोज ये जो स्ट्रैंड है आपकी, ये आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये है आपकी कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, इसको बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है। जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं और दूसरे वाले को बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे जो भी काम होना है वो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड के थ्रू होना है, क्योंकि टेम्पलेट जो है वो एक बेस देगा, वो कॉपी करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन देगा और वही इन्फॉर्मेशन कॉपी होगी आपकी mRNA में, ठीक है। और mRNA में डिफरेंस क्या होगा, ये RNA है तो जैसे DNA में आपका थायमिन होता है, वैसे यहाँ पे उसकी जगह पे यूरासिल होगा, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो प्रोकैरियोट्स की बात की हमने कि सिग्मा फैक्टर आके इंक्लूड होता है पॉलीमरेज के साथ, फिर ये सिग्मा फैक्टर रिमूव हो जाता है। क्या होता है, जैसे जैसे प्रोसेस आगे कैरी आउट होता जाता है, आपका mRNA सिंथेसाइज हो रहा है, फिर जैसे वो टर्मिनेशन साइड पे पहुंचने वाला होगा, तो टर्मिनेशन के लिए जो फैक्टर वहाँ पे आता है, जैसे यहाँ पे सिग्मा फैक्टर था वैसे एक और फैक्टर आएगा जिसको बोलते हैं रो फैक्टर। वो रो फैक्टर टर्मिनेशन करता है, टर्मिनेशन से फिर आपका रो और पॉलीमरेज अलग अलग हो गए और ये आपके mRNA सिंथेसाइज हो गया। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स क्या होता है, ये थोड़ा सा और टिपिकल प्रोसेस होता है। यूकैरियोट्स में डिफरेंट टाइप के आपके RNA बनाने हैं, ठीक है। वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है, वहाँ पे 3 तरीके की पॉलीमरेज होती है, पॉलीमरेज 1, 2 and 3, वो अलग अलग स्ट्रैंड अलग अलग टाइप की RNA सिंथेसाइज करती है, कुछ rRNA, कुछ snRNA, कुछ hnRNA, कुछ mRNA बनाती हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, जब ये स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, ये जो स्ट्रैंड है ये कैसा होता है, इसमें बहुत सारे, इसमें कुछ डिफरेंट रीजन्स होते हैं, कुछ होते हैं एक्सॉन, कुछ होते हैं इंट्रॉन। एक्सॉन वो रीजन्स हैं जो कि कोडिंग है, जिन पे इंफॉर्मेशन है, और इंट्रॉन वो रीजन है जो आपके काम, जो हमारे काम के नहीं है, इनको यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। तो इनको रिमूव करने का जो काम होता है उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड। स्प्लाइसिंग के बाद जो ये स्ट्रैंड बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा। एक तो ये स्ट्रैंड आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है, और आपके जो इंट्रॉन रीजन है वो इंट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा और एक्सॉन्स को ज्वाइन कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ क्या होता है, जैसे ही स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा होता है, ये स्ट्रैंड बाहर निकलते ही 5 प्राइम एंड पे कैपिंग होती है। कैपिंग किससे होती है, कैपिंग होती है आपकी जी से, यानी ग्वानिन से। ग्वानिन की यहाँ पे कैप लगती है और जैसे ही पूरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया उसके बाद जो एंड है, जो टेल है, टेल पे होती है पॉली एडिनाइलेशन, वहाँ पे टेलिंग होती है। यानी कि टेलिंग किसकी, वो टेल किसकी बनी होती है, वो होती है पॉली एडिनिन की, ठीक है। पॉली एडिनिन मतलब बहुत सारे एडिनिन जो हैं वो ऐसा पॉलीमर सा बनाएंगे और पूरी इस चेन में एंड पे यहाँ पे लग जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आपकी 5 प्राइम कैपिंग है।
ये क्यों किया जाता है? क्योंकि आपके जो आरएनए का सिंथेसिस होता है वो आपका न्यूक्लियस में होता है, तो न्यूक्लियस से आरएनए को ट्रांसफ़र करना है साइटोसॉल तक, यानी कि साइटोप्लाज्म तक। तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो इस एमआरएनए को डिग्रेड कर सकती हैं, तो इसको डिग्रेडेशन से बचाने के लिए कैपिंग और टेलिंग की जाती है। ठीक है, एक टर्म आती है मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक का मतलब है कि अगर आपका जो एमआरएनए बन रहा है उससे एक ही टाइप का पॉलीपेप्टाइड बनेगा, दैट एमआरएनए वुड बी मोनोसिस्टोनिक। बट अगर कोई ऐसा एमआरएनए है जो एक एमआरएनए डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड बहुत डिफरेंट टाइप के पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड बना सकता है, उसको बोलेंगे पॉलीसिस्टोनिक, जो कि बेसिकली आपके बैक्टीरियल सेल्स में मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या है? हम इस जो इन्फॉर्मेशन है पूरी, इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ते कैसे हैं, किस टर्म्स में इनको पढ़ा जाता है। जैसे ये लेट्स सपोज ये जो सीक्वेंस है एमआरएनए का, ये कुछ इस तरीके से है, ATGCC लिसन। हाँ, यहाँ पे थायमिन तो नहीं, यहाँ पे यूरासिल होगा, AUGCCUAACGUUA, इस तरीके से ये सीक्वेंस है। ठीक है, ये आपका एमआरएनए सीक्वेंस है। तो अब इस एमआरएनए से जब प्रोटीन बनना है तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे कि किससे एक अमीनो एसिड बनेगा। ठीक है, तो ये हम जेनेटिक कोड में देखते हैं। जेनेटिक कोड को हम कैसे रीड करते हैं? जेनेटिक कोड जो है वो आपका एक ट्रिपलेट से बनता है। ट्रिपलेट मतलब 3 जो आपके कोड्स हैं मिलके एक कोडॉन फॉर्म करते हैं। ठीक है, 3 कोड, जैसे हमारे पास 4 तरीके के बेसिस मिलते हैं, कौन कौन से? ATGC या फिर AUGC डीएनए या आरएनए में। तो 4 तरीके के हैं और 3 के पेयर से एक कोडॉन बन रहा है। तो इसके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, वो कैसे मिलेगा? 4 तरीके के बेसिस हैं और 3 से एक पेयर बन रहा है, यानी एक कंप्लीट पेयर कोडॉन का बन रहा है। तो 4⁻³ यानी कि 64 कॉम्बिनेशंस आपके बन सकते हैं। तो टोटल कितने कोडॉन्स होते हैं हमारे पास? टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं, जो कि हमारे डिफरेंट अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। तो जैसे ये आपके पास एक सीक्वेंस दिया है, इस सीक्वेंस में ये 3 के एक कंप्लीट पेयर बने हुए हैं। तो जो AUG है, AUG जो है वो हमारा स्टार्ट कोडॉन के नाम से भी जाना जाता है। तो हमेशा जो भी आपका एमआरएनए फॉर्म होगा उसमें पहला कोडॉन जो आपका होगा वो आपका मिलेगा AUG, और ये किसको कोड करता है? ये मेथियोनिन एक अमीनो एसिड है, इसको कोड करता है। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट टाइप के कोडॉन होते हैं हमारे। तो ये तो आपका स्टार्ट कोडॉन हुआ। इसी तरीके से कुछ स्टॉप कोडॉन्स भी होते हैं। स्टॉप कोडॉन क्या है? जो आपके टर्मिनेशन साइट वाले एरिया में मिलते हैं। ठीक है, ये वो कोडॉन है जो कि टर्मिनेशन को ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करने का सिग्नल देते हैं। UAA, UAG, UGA 3 टाइप के स्टॉप कोडॉन्स हैं। फिर कुछ होते हैं स्पेसिफिक कोडॉन या फिर अनएम्बिगुअस कोडॉन। स्पेसिफिक कोडॉन वो कोडॉन है जो कि स्पेसिफिकली एक टाइप का जो कोडॉन है वो एक ही टाइप के अमीनो एसिड को कोड करेगा। डीजेनरेट कोडॉन वो है जहाँ पे एक अमीनो एसिड बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोडॉन से कोड हो रहा है। ठीक है, यानी कि बहुत अलग अलग तरीके के कोडॉन है और वो एक ही अमीनो एसिड कोड कर रहे हैं, उनको बोलेंगे डीजेनरेट कोडॉन्स। फिर होता है यूनिवर्सल कोडॉन, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, हर जगह सेम टाइप का कोडॉन सेम टाइप का अमीनो एसिड बना रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक वो भी एक तरीके से वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है एक्चुअली। ठीक है, उन्हें बोलेंगे यूनिवर्सल कोडॉन्स। फिर इसके बाद आते हैं म्यूटेशन। इस पूरे सीक्वेंस में म्यूटेशन किस तरीके से आता है? तो म्यूटेशन हमके 2 टाइप के हैं, इंसर्शनल एंड डिलीशन। ठीक है, डिलीशनल। तो इंसर्शनल म्यूटेशन क्या है? जहाँ पे इंसर्ट हो रहा है कोई पॉइंट पे कोई जो कोड है या कोई अमीनो क्या बोलते हैं आपका जो बेस है, ठीक है, वो आपका जो न्यूक्लियोटाइड बेस है वो आपका वहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। लेट्स सपोज ये आपकी एक सीक्वेंस है, ये एक इन्फॉर्मेशन है, राम हैज़ रेड कैप। अभी हमें ये समझ आ रहा है कि सीक्वेंस क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये हम अपने समझने के हिसाब से लिख रहे हैं, बट बॉडी के लिए ऐसे ही जो इन्फॉर्मेशन है वो इस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो राम हैज़ रेड कैप, अगर यहाँ पे इंसर्शन हुआ, एक जो आपका न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड हुआ है C, तो इन्फॉर्मेशन कैसे हो गई? राम हैज़, ये C यहाँ पे ऐड हुआ तो 3 का एक पेयर बनेगा, तो CRE का पेयर बन गया, और जो D है ये आगे शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया DCA और P। एक और अगर यहाँ पे इंसर्ट हो गया तो क्या बन जाएगा? AC इंसर्ट हो गया है, ACR का कॉम्बिनेशन बन गया और EDC का बन गया। ठीक है, और AP अलग हो गया। अगर एक और यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा तो ये पूरा एक जो कोडॉन था, ये कोडॉन ही नया यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, इसको बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया। ये जो फ्रेम पहले था अभी भी ऐसे ही शिफ्ट हुआ है, बीच में एक पूरा का पूरा फ्रेम आ गया, तो इसको बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और इससे पहले वाले जो थे ये थे पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे चेंज आ रहा था। फिर इसके अलावा आपके डिलीशनल म्यूटेशन। डिलीशनल में क्या होता है कि कुछ पोर्शन डिलीट हो जाता है। लेट्स सपोज यही सीक्वेंस है, यहाँ पे R आपका
जो है ये क्या बोलते हैं, जो ये कैप है, कैप में आपका जो सी है वो नहीं, हाँ ये आपका रेड है, रेड में आपका जो डी है वो डी आपका डिलीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे राम हैज़ रेड कैप में आपका जो डी न्यूक्लियोटाइड है ये आपका डिलीट हुआ, तो क्या बन गया, ये राम हैज़ REC का पेयर बन गया, और डी यहाँ पे नहीं था तो सी को लेके यहाँ पे कंप्लीट कोडॉन बना दिया है। फिर क्या हुआ, लेट्स सपोज आपका जो ई है वो ई भी आपका डिलीट हो गया, तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, RCA। लेट्स सपोज आपका आर भी डिलीट हो गया, तो क्या बन जाएगा, राम हैज़ कैप, जो ये इन्फॉर्मेशन थी ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से डिलीट हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से जेनेटिक कोड को पढ़ा जाता है। फिर इसके बाद आपके ट्रांसलेशन है, और आगे फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, लैक ओपेरन है यानी कि जीन रेगुलेशन, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। So thank you for watching my video, and if you like my channel, please like, share and subscribe and hit the bell icon to get the updates of the upcoming videos. Thank you.